नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे और नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। इसमें कभी तो हम किसी के बयान पर चर्चा करेंगे और कभी इंटरव्यू के जरिए बीच नेता नगरी में उनके हिस्से के बयान हासिल करेंगे। बयान में आज बात करेंगे कपिल सिब्बल के बयान की। एक नज़र डालिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं तो सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो अपने आईने में अपनी शक्ल देखता हूं। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूं अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट, 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहां हम है ही नहीं, वहां कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा होगा। अब जो परिणाम जो हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हमारे जो 6 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसकी 5% वोट आया, एक का 1.39% वोट आया, एक का 2.2 समथिंग वोट आया, एक और का 2%। जिस कॉन्टेस्ट में हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है, तो वहां विकल्प हो सकते हैं। और जहां गुजरात में 1-to-1 फाइट है, वहां लगभग बीजेपी, जो हमारे लोग जो डिफेक्ट भी किए हैं, बीजेपी के लोगों को 65-70% वोट मिला है। तो वहां विकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विकल्प होना चाहिए, वहां भी नहीं है। हमें वोट कहां मिले हैं? 8 लोग हमारे प्रत्याशी जीते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका में 2 सीटें हम हार गए, उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, गुजरात में कोई सीट नहीं, एक हरियाणा में जीते हैं, एक छत्तीसगढ़ में जीते हैं और एक हम राजस्थान में जीते। राहुल गांधी ने ये कहा था 1.5 साल पहले कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब उन्होंने कह दिया तो फिर मेरे कहने का क्या मतलब? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गांधी फैमिली के बारे में। अब जो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने खुद कहा है, तो मैं फिर क्यों कहूंगा कि भाई चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो उनकी खुद की बात है। तो मैं किसी ऊपर आक्रमण क्यों करूंगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की, मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूं। 30 जुलाई को पहली बार जब एक मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, उस समय मुझे भी मौका मिला और यही बातें मैंने वहां भी कही। उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। फिर अगस्त में जब चिट्ठी लिखी, और पहले भी 2 चिट्ठियां गई हैं, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। आज भी कोई बात नहीं हुई। और आज लोग कहते हैं कि हम ये बात पब्लिकली को कर रहे हैं। अरे भैया, ये जनता को मालूम है, जो परिणाम आए हैं वो सब जनता को मालूम है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जनता को मालूम नहीं है। निखिल, कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह के खास, सोनिया गांधी के खास थे, और अब ये जो तमाम खास थे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे कपिल सिब्बल हों, चाहे पी चिदम्बरम हों, जो हम लोग वो एक ग्रुप ऑफ 23 की बात करते थे, लगातार बात कर रहे हैं। बीच में बात थमी थी, कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना दी गई थी, जिसमें से कुछ नेताओं को अकोमोडेट भी किया गया था। लेकिन बिहार चुनाव में जितनी बुरी तरह कांग्रेस हारी, पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से लेफ्ट के साथ अलायंस को लेकर बातचीत चल रही है, तो एक बार फिर से नाराजगी जमीन पर आ गई है। नाराजगी जमीन पर भी आ गई है और वो बाहर भी दिख रही है। एक चीज जो काफी पेक्यूलियर है और हम लंबे टाइम से कांग्रेस को लेकर के देखते आए हैं, बाकी पार्टीज हारती हैं तो हम उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी के आत्मचिंतन शिविर होते हैं, नागपुर आपको समन किया जाता है या वो दिल्ली में कहीं होता है और आपकी अलग अलग जगह संगठन मंत्री होते हैं, वो परेड होती है। ठीक है, ऐसी किसी बहुत लंबे टाइम से आपने कांग्रेस की बीट से ऐसी किसी खबर को बाहर आते हुए नहीं देखा है। इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल की, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जा रहा है वो फिर इस तरह से क्रैक्स से बाहर आता है। मोइली कमेटी बनाई थी इन्होंने 2014 में, अब तक उसकी रिकमेंडेशंस पे कुछ नहीं किया। और बड़ी सैड चीज है कि कांग्रेस का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो भी हमको काम करते हुए नहीं दिखता है। हम लगातार ये देखते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को मतलब एक तरह से अटैक किया जाता है या उनको क्वेश्चन किया जाता है, फैमिली को क्वेश्चन किया जाता है, सीधे कांग्रेस सीनियर लीडर्स ही आ जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए और फिर अकेले बच जाते। हुआ क्या? और खास तौर पे जो लोग सीधे पार पा रहे हैं, अशोक
अशोक गहलोत उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किए, उन्होंने 7 मतलब 5 ट्वीट्स का सिलसिला था जब इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार आपके कपिल सिब्बल ये बात कहते हैं, बाद में वो राजदीप से भी बात करते हैं, और चौथे में वो फैमिली के प्रति लॉयल्टी की ही बात करते हैं। तो इस तरह से अगर काम चलेगा तो कितने दिन चल पाएगा ये भगवान भी क्या पता, मुश्किल से बता पाए। एक चीज जो इसमें और सामने आ रही है वो ये है, जो शायद लॉन्ग रन में कांग्रेस के लिए अच्छा भी हो, कि एक इंदिरा के जमाने में ये हुआ था जब कांग्रेस उर्स अलग हो गई थी और इंदिरा को दूसरी दफा कांग्रेस से निकाला गया था। एक बार 1969 में हुआ, दूसरी बार 78 में, कि फैमिली के क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, आपने जो किया, लीड किया, सब किया, पर अभी क्या? अभी ऐसा नहीं है ना कि सोनिया गांधी, चूंकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो बैकफुट पर हैं, प्रियंका अपने आप को फोकस रख रही है, यूपी में वो बिहार नहीं गई, बिहार से उनके लिए डिमांड थी। राहुल गांधी सारे फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन एक वो व्हील भी है कि सारे फैसले सोनिया के नाम पर लिए जा रहे हैं, मीटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं। और जो बात नीतीश के संदर्भ में आई थी कि या लालू के संदर्भ में आई थी, सब फुल टाइम जॉब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रेक लें, अभी मेरा मन नहीं, अभी मन है। तो जो एक पूरा कोरस शुरू हो गया था कि नहीं वापस से राहुल जी आएंगे, फिर कहा गया कि नहीं साहब ऊपर से नीचे तक चुनाव हो। अब चुनाव में ये दिक्कत है कि कोई जितेंद्र प्रसाद उभर गया, तो जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा भर दिया था सोनिया गांधी के खिलाफ, किसी ने पर्चा भर दिया और मोमेंटम बिल्ड हो गया। या एक सीरियस क्वेश्चन तो लग ही जाएगा कि भाई अब आपकी वैसी सिंगल हैंडेड पकड़ नहीं रही। सौरभ, आप उर्स के जमाने की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने फैक्शंस टूट सकते थे कांग्रेस से वो टूट चुके हैं। शरद पवार क्या हैं, कांग्रेस से ही टूटे, ममता बनर्जी, शरद पवार, पूरे देश में उदाहरण है। आप मतलब वो जिस तरह लेफ्ट का विघटन हुआ और वो कोष्टक में कोष्टक होता रहा, वो कांग्रेस के साथ हो चुका है। अब ऐसा कोई लीडर बहुत मुश्किल से आपको कांग्रेस में मिलेंगे जिनका अपना कोई मास बेस है, और वो टूटेंगे तो कुछ लेके टूटेंगे। और अगर ऐसे हैं भी तो उनको आला कमान छेड़ नहीं रहा। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपने ढंग से चल रहे हैं। इन्होंने सिद्धू को प्रमोट किया, राहुल गांधी ने, उन्होंने भाव नहीं दिया, अब जाके एक लंच मीटिंग के लिए राजी हुए हैं। तो इनको भी पता है कि सिपा सालाना को कितना छेड़ना है। लेकिन जैसे कैप्टन को भी मैं एक अपवाद की तरह ही देखूंगा। अव्वल तो क्योंकि वो बहुत कम बचे हुए लीडर्स में से एक हैं। पहली चीज, गहलोत को आप गिन सकते हैं, खैर वो अलग दूसरा किस्सा हो गया। और दूसरा, कैप्टन की अब उम्र हो गई है, अगला टेन्योर या वो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्वास्थ्य कितना उनका साथ देगा। और यही समस्या कांग्रेस के लगभग बाकी लीडर्स के साथ में भी, जिनका भी आप ऊपर नाम लेंगे 60+, 65, एक भूपेश बघेल है जो जिनका भी लंबा दिखता है छत्तीसगढ़ से, अभी थोड़ा छोटा राज्य है, वो दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन फंडिंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जैसे जो चीज राजीव गांधी ने कही थी 1987-88 के दौर में, जब 21 से 18 की थी उन्होंने वोटर की उम्र, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप नौजवान लोग हैं और हम चाहते हैं कि आप जब वोटर बन जाएंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस दिखे आपके इश्यूज की। तो आप नौजवान को होस्ट हैं, हाउ डू यू लुक एट इट? ये जो पूरा कांग्रेस टर्मोइल हमने बहुत बार जिक्र किया है, क्योंकि एज अ बीट मैंने कांग्रेस को उतना नहीं फॉलो मैं करता, मैं जितनी खबरें डेवलप होके आती हैं बाहर वो हम देखते हैं। जब ये इम्प्लोजन चल रहा था तो उसके अगले दिन गुलाम नबी आज़ाद, एक गुलाम नहीं में सलमान खुर्शीद एक फेसबुक पोस्ट डालते हैं, वो जाके आपको देखनी चाहिए, ठीक है। वो बड़ी एकदम लिरिकल और पोएटिक भाषा में उसी चीज़ को लिखते हैं जो अशोक गहलोत ने, काफ़ी राजस्थान से आते हैं तो उन्होंने बहुत एकदम सीधी सीधी ऐसे कह दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस से ऐतराज़ जो निकल के आता है विद इन पार्टी भी, वो मुझे लगता नहीं है कि उसके जो कार्डर होगा वहाँ तक के पहुँचता होगा। कि अगर आपके प्रतिरोध की भाषा ही है, वो थोड़ा सा देशज होना चाहिए, वो थोड़ा सा, जैसे कांग्रेस में आपके जो यूपी के प्रेसिडेंट हैं लल्लू सिंह, वो मुझे बड़े पसंद हैं, मतलब उनमें स्कोप है। उनके बारे में जोक चलता है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए भर्ती किया प्रियंका गांधी ने, आज इस जिले में गिरफ्तारी दो, कल उस जिले में दो। वो पॉलिटिशियन का काम है, वही पॉलिटिशियन होता भी है। तो जब तक बघेल भी जेल गए, सब गए, जब तक के इस तरह के लोग प्रमोट नहीं किए जाते हैं तब तक के मुश्किल होती है। जैसे एज ए न्यूज प्रोड्यूसर मैंने 2 साल ललन टॉप शो बनाने में मुझको यही दिक्कत आती है कि यार इनका दिखाएं क्या, कुछ है ही नहीं बोलने को। तो जब तक कि आप उस तरह की छवियों का निर्माण नहीं करते हैं, जब तक कि अपने प्रतिरोध को उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं करते हैं विद इन पार्टी, तब तक के पर्चा और चर्चा लोहिया जी कहा करते थे, तब तक के मुश्किल है। तब तक कि इसी तरह से अकेले पड़ते रहेंगे जितने भी कपिल सिब्बल हैं पार्टी में।
ये अकेले भले ही पढ़ते रहें, लेकिन मुझे लगता है कि इफ कांग्रेस वांट्स टू सी एनी फ्यूचर एट ऑल, इफ दैट्स अ बिग इफ, दे हैव टू लुक बियॉन्ड राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जो कर सकते थे, अच्छा बुरा वो कर चुके हैं, बट दैट्स माय ओपिनियन एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं नेता नगरी के, जिसका नाम है जवाबदेही। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पत्रकार सिर्फ अपने हिस्से के सवाल पूछें, हमारी भी जवाबदेही है आप दर्शकों के प्रति। क्या है सवाल निखिल? पहला सवाल आयुष पाठक का है। मोदी सरकार के निर्णय शुरू में सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे नोटबंदी और जीएसटी, लेकिन बाद में डिजास्टर साबित होते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि फार्म बिल बाद में डिजास्टर साबित नहीं होगा? नोटबंदी इट्स अ डिजास्टर, ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमिस्ट सेड इट, और इसीलिए इसके राजनीतिक या फायदों पर तो बात होती है, लेकिन आर्थिक नुकसानों पर बहुत खुल के सरकार की तरफ से बात नहीं हुई, कोई वाइट पेपर नहीं आया। जीएसटी को लेके आई हैव माय ओन सेट ऑफ रिजर्वेशंस कि इट्स अ गुड लॉ, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और ज़्यादा स्मूथ किया जा सकता था, और वो चूंकि नोटबंदी के साथ एक ही बरस में क्लब होके आ गया, तो उसका बहुत खराब असर रहा इकॉनमी पर। फार्म बिल को लेके फ्लोर इज स्टिल ओपन, डिबेट हो रही है, और हमने नेता नगरी में भी विस्तार से बात की। वांट टू ऐड समथिंग? छोटी सी चीज़, एविएशन में हम रखवाले करते हैं, तो उसमें कभी इस पर चर्चा होगी। जब आप प्लेन उड़ा रहे होते हैं और आप उसको टर्बुलेंस में लेके जाएंगे, तो आपके स्टिक पे एक फीडबैक मिलता है आपको। मतलब अगर वो प्लेन उड़ रहा, मतलब अगर वो हिल रहा है बहुत ही वायलेंटली, तो वो पायलट को स्टिक पे फील होता है, वो चाहे उसको डिसेबल कर सकता है। बीजेपी ने अपनी स्टिक का जो ये फीडबैक है वो डिसेबल कर रखा है। कभी भी कोई भी चीज़ घूम करके वापस उनके सर पे पड़ती नहीं है। आपने सारे उदाहरण जितने आप गिना रहे हैं, जितने कह रहे हैं, नोटबंदी, कोई नुकसान बीजेपी को उसका नहीं उठाना। वही मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल नफा नुकसान के मामले में तो फायदा ही रहा है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए मतलब ये सवाल मतलब थोड़ा अधूरा, क्योंकि उससे कुछ बदलेगा नहीं। अगर जैसे वो फार्म बिल्स को लेकर के कह रहे हैं कि ये डिजास्टर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन आई होप कि वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के आगे भी देखते हो चीजों को। बिल्कुल, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं। नोटबंदी और इन सब का इकोनॉमी पे क्या असर है वो दिख ही रहा है। आज ही अगले क्वार्टर के नतीजे भी आए हैं। अगला सवाल है निकेन शाह का। डू यू सी एन इंक्रीज इन रिजेंटमेंट अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट टुडे सिंस देयर विन इन 2019? बिल्कुल नहीं। आप कभी भी मैदान में किसी से भी मुलाकात करेंगे, अगर आप ऑन एन एवरेज, अगर आपका सैंपल 100 का है, ये मैं अपना अनुभव पे कह रहा हूँ, हो सकता है वो गलत और सही दोनों हो सकता है, आपको एक फेयर मेजॉरिटी मिल जाएगी जो बीजेपी की नीतियों के बारे में अच्छा सोचती है, जो बीजेपी के लीडर से आइडेंटिफाई करती है, और जो बीजेपी के लीडर में मानती है। लीडर आप लीडर कह रहे हैं, मैं सीधे सुप्रीम लीडर जो उनके हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनका जिक्र करता हूं, जो बिहार चुनाव में हमें घूमते हुए दिखा कि जो अल्ट्रा पुअर हैं उन तक स्कीम पहुंची है। वो बड़े क्वेश्चन है उसमें उनका नहीं है उतना, ये साहब इकोनॉमी क्या, और उनको तो साहब अनाज मिल रहा है, या आप सोचिए उज्ज्वला कब की योजना है, आज तक उसकी बात होती है। तो ये एक नया, मैं कहता हूं, पॉलिटिक्स का मॉडल है, जिसमें आप पॉलिटिकल बेनिफिट्स कहो, डोज कहो, जो भी कहो, सीधे रिस्पोंडेंट इंडिविजुअल को आप ऑब्लाइज करते हैं, और वही तरीका और वही उस लॉयल्टी को सीधे नरेंद्र मोदी को लेके जाता है। वो किसी स्कीम की वजह से नरेंद्र मोदी पॉपुलर नहीं, नरेंद्र मोदी ही पॉपुलर है। हाँ, दैट्स सेड एंड डन। 2019 के मुकाबले थोड़ा सा तो घटा है यूफोरिया, पर अब उस थोड़ा सा को मेजर करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि 2018 के आखिरी में भी पॉपुलैरिटी डिप हो रही थी, लेकिन वो बालाकोट स्ट्राइक होती है और उसके बाद वो फिर से सर्ज कर जाती है। आप 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव देखिए 2018 के, या उसके पहले गुजरात का चुनाव हुआ था, तो ये बैकफुट पर थे। अगला सवाल राहुल कुमार का है। डोंट यू थिंक मोदी गवर्नमेंट शुड चेंज फाइनेंस मिनिस्टर? इफ इट चेंजेस देन whom do you see most fit as finance minister from BJP? दैट्स कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव कि उनकी कैबिनेट में कौन होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ का हिमायती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, जैसे यूएस में है और भी कई देशों में, कि कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन ही कैबिनेट का हिस्सा बने। हमने यहाँ भी लेटरल एंट्री देखी हैं विदेश मंत्री के रूप में। आपके सवाल का जो जवाब है कि कौन हो सकता है, सलाह देने में क्या जाता है, हम हिंदुस्तानी से माहिर हैं। मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की पहली चॉइस थे, जो फिर नहीं आ पाए कैबिनेट में, कभी उस पर विस्तार से बात होगी, अरुण शौरी। ही वुड हैव बीन अ वंडरफुल फाइनेंस मिनिस्टर, गिवन कि उनके जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, दैट्स नरेंद्र मोदी, उनको बहुत क्लियर कट बात बताएं कि आपके ये डिलीवरेबल्स हैं, और उसके बाद उनको फ्री हैंड दिया जाए। एक टर्म जो पॉलिटिकल सर्कल में बड़ा अच्छे से यूज नहीं होता है कि बहुत टेक्नोक्रेट टाइप के हैं, बट अरुण शौरी का चाहे इंटेलेक्ट हो,
चाहे डिलीवर करने की क्षमता हो और पर्सनल इंटेग्रिटी हो। हाँ, उस पे सवाल नहीं। हाँ, तो वो बहुत ही आपको कमाल के, लेकिन कहा जाता है कि वो एक चॉइस सी हो गई थी कि अरुण शौरी या अरुण जेटली, एंड देन हाँ, और वैसा एक को लाना चाहते हैं, ला नहीं पा रहे हैं। एक आना चाहते हैं जो वो जिनको लिया नहीं से आना चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, वो दशकों से आना चाहते हैं, वो चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में भी आना चाहते थे, वो बाद की गवर्नमेंट में भी। हर्ष नेबवानी पूछ रहे हैं, क्या हिस्ट्री में कभी कोई जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में अपने दम पर सक्सेसफुली लीडर बना है या फिर बन सकता है? अगर बन सकता है तो आपके क्या विचार हैं इस पर? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गांधी जी भी पार्ट जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल थे, है ना। नेहरू अखबार निकालते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कानपुर में लॉ कर रहे थे, राष्ट्रधर्म और फिर पांचजन्य ने उनको सौंपा गया। तो नेता पत्रकार रहे ताकि अपने विचार पहुंचा सकें। लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस, एक लंबी परंपरा है। लेकिन पत्रकार एक फुल फ्लेजेड जो नेता बने, ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। जैसे मोतीलाल वोरा यूपी के गवर्नर रहे, आपके एमपी के सीएम रहे, वो नवभारत के पत्रकार थे। अच्छा, ये मेरे लिए भी मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। ये बात मुझे खुद मोतीलाल वोरा ने अच्छा बताई थी। मैं बोले, यार तुम यूपी वालों ने ना मुझे एक बुरी आदत लगा दी पान खाने की। मैंने कहा कैसे? बोले, मैं यूपी का गवर्नर था और मोहसिना किदवई जी मुझसे मिलने आई, मैं गवर्नर हाउस में था और पान की कुछ बड़ी अच्छी कलमें लेकर आई, और फिर मैंने गवर्नर हाउस में पान की बेल लगवा दी और फिर मुझे पान खाने की आदत पड़ने लगी। और मोतीलाल वोरा की दूसरी आदत थी, वो ऐसे वो बजाओ ताली टाइप से, कि मतलब मैंने जोक मारा है तो बजाओ ताली मांगते थे। और अभी मैं मोतीलाल वोरा का जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अहमद पटेल की तरह वो भी सोनिया गांधी के बड़े विश्वस्त जो किचन कैबिनेट है उसमें लगातार रहे हैं कोषाध्यक्ष के तौर पे और ये सब। पर कोई जर्नलिस्ट अगर बनता है तो बिल्कुल वो पुकार 2.0 हो जाएगी। होना चाहिए। जर्नलिस्ट लॉ कर ले तो बन सकता है हमारे, क्योंकि वकील बहुत बनते हैं। और वकील कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ ये जोक चलता है कि बोले नेतागिरी करनी तो पहले ला करके और ला लखनऊ या इलाहाबाद से। आखिरी सवाल लेते हैं। उत्कर्ष बर्नवाल का सवाल है, फ्रॉम भट्टा परसौल टू हाथरस, व्हाट्स द डिफरेंस यू हैव सीन इन राहुल गांधी कांग्रेस इन देयर एजिटेशन एंड ऑल्सो हाउ यू सी द रोल ऑफ पुलिस टू टैकल हिम? इनकंसिस्टेंसी इसका एक शब्द में जवाब है। जो दोनों घटनाएं आप बता रहे हैं वो बहुत की मोमेंट्स हैं राहुल के एक पॉलिटिकल करियर में होती है। अगर उन्होंने एक कंसिस्टेंट मतलब अपना एक्शन रखा होता जो मैदान पे नजर आता, जिसको हम कवर करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पर वो हो नहीं रहा है। यूं होता तो क्या होता। एक अच्छी चाय बनाने के लिए सिर्फ एक बार खौल आना जरूरी नहीं है। खौलाते हो, मध्यम करते हो, आंच नीचे लाते हो, फिर खौलाते हो। ये एक बड़ी सतत प्रक्रिया है एक कड़क चाय के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिफारिश। बहुत नेगेटिव सा वर्ड लगता है ना कि यार सिफारिश, किसकी सिफारिश लेकर आए, हम ललन टॉप में भर्तियां करते हैं भाई सिफारिश नहीं लगेगी। लेकिन मुझे रेकमेंडेशन के लिए इससे ज्यादा मौजूद कोई शब्द नहीं लगा। क्या है निखिल आपकी रेकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं आपसे काफ़ी कम पढ़ता हूँ, काफ़ी कम चीज़ें देखता हूँ। मैंने लेकिन कल एक फिल्म देखी बहुत दिनों बाद, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कोएन ब्रदर्स की मूवी है, बहुत प्यारी फिल्म है। और इसके साथ ये हो जाता है कि हम जिस चीज़ को खूब लोगों को फोर्स करते हैं ना कि यार ये देखो ये देखो ये देखो, तो उस चक्कर में कई लोग नहीं देखते हैं। आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप 1.5 घंटा निकाल सकें। अंग्रेज़ी में है, नेटफ्लिक्स पे आप उसको जाके देख सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स उसमें कोएन ब्रदर्स डिस्कस करते हैं। फेट है, चांस है, और ये आपको कोएन ब्रदर्स के पूरे काम में दिखता, उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में आपको दिखता रहता है। उसमें से सबसे बढ़िया नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन को माना जाता है, तो वो देखने लायक फिल्म। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मराठी उपन्यास खूब पढ़ते हैं लगातार। हाल फिलहाल में पिछले 1-2 महीने में आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो? कुछ दिनों से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मराठी में। मेरे एक बड़े प्रिय लेखक हैं, ऑथर हैं, मिलिंद बोकिल। और मिलिंद बोकिल को जानने और पढ़ने में मज़ा ये है कि बहुत बढ़िया लिटरेचर लिखते हैं, बहुत बढ़िया साहित्य उन्होंने, और वो समाजवादी परंपरा से आते हैं, जिसमें आपका जो कोर फोकस है वो हमेशा सोशल कॉज होता है, सोशल वर्क होता है, और ये प्रोफेशनल सोशल वर्क करते रहे हैं। खूब सारी स्टडीज़ इन्होंने की हुई हैं। मिलिंद बोकिल। तो जो चीज़ें वो आपको बता रहे हैं वो लगभग आप अगर रूरल महाराष्ट्र आप जाते हैं, स्पेशली वेस्ट,
तो आप अपने वो चीजें ऐसी है जो आपने कभी अपने बचपन में देखी है, कभी आप अपने बुआ के आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्या उनका काम मराठी से इतर हिंदी, अंग्रेजी या दूसरी? मिलिंद बोकिल एक्टिव है। मिलिंद बोकिल दूसरी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है उनका काम? मिलिंद बोकिल की समुद्र मेरे हिसाब से हिंदी में उपलब्ध है। अच्छा, वो भी एक अच्छा उपन्यास है और वो अंग्रेजी में भी लिखते रहते हैं। अच्छा, चलिए निखिल ने मेरी रिकमेंडेशंस का जिक्र किया, मैं तो किताबें ही ले आया। मैंने एक नॉवल पढ़ा है, ये बड़ा मज़ेदार सा है। हम बिहार से आए भी हैं एंड लेट मी से इट अगेन एंड अगेन, आई एम इन लव विद बिहार। और मैं कई दोस्तों को बोल चुका हूँ कि बिहार घूमने ज़रूर जाइए, बनारस से दाखिल होइए, कैमूर से सासाराम, पीछे अमतेश भी सर हिला रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, सासाराम से गया जाइए, गया बोध गया खाने के लिहाज से भी अच्छा है, फिर आप नालंदा राजगीर जाइए और पटना से वापस आइए। प्लीज़ डू दिस सर्किट, इट्स रियली गुड। ये एक नॉवल है, अब्दुल्ला खां का, बैंकर हैं, मुंबई बेस्ड है, पटना ब्लूज, कुछ ख्वाब अधूरे से। ये मंजुल ने छापा है, ये नॉवल है। आप अमतेश जी अलग से भी इसकी तस्वीर लगा दीजिएगा, मंजुल से है। 250 रुपये इसकी कीमत है, फिक्शन है। आरिफ की कहानी है। निखिल, एक ये हिंदी क्रिटिक वाला जो वर्ड है उसमें बात होती थी कि हिंदी के उपन्यासों में मुस्लिम समाज कैसे दिखता है या हिंदी की फिल्मों में कैसे दिखता है। तो आपको ध्यान आता, पाकीज़ा, गजल, उमराव जान, उस तरीके से एक पुरानी दुनिया की बात होती है। पटना ब्लूज में आपको हमारे वक्त का एक 90s का समाज दिखता है। बिल्कुल ओपनिंग ही है कि मंडल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है पटना में, तो वहां से वो खुलता है नॉवेल की किरदार कहीं जा रहा है किसी के साथ। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, भाषा के स्तर पर भी हैं। और इसको पढ़ते हुए मैं ये सोच रहा था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भी हो, कोई भी अलग अलग संप्रदाय लोग, आपका उनकी मान्यताओं के प्रति एक्सपोजर बड़ा ज़रूरी है। कि क्या आपने कभी लंगर खाया, क्या आपने कभी गुरुद्वारे में बैठ के शब्द सुना, क्या आप, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, साथी हैं डेविड, उनकी शादी की, यार वो क्या पानी दिया जाएगा क्या? तो बोले नहीं, वो नहीं, उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका बैप्टिज्म हुआ है। या कभी आप घूमने गए, जैसे मैं दोहा गया, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत सी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मस्जिद बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई, तो उसको देखने गया। तो ये जो एक्सपोजर है एक दूसरे की मान्यताओं के प्रति, मैं सोच रहा था कि यार मैं कभी किसी मुस्लिम, ईसाई या यहूदी के उसमें नहीं गया कि उनका जो जनाजा निकले या लास्ट राइट्स हो रहे हों, कि जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि मिट्टी डाली गई, वो धीमे धीमे ताबूत उतारा जा रहा है, कुछ कुछ, तो इसमें ऐसा एक जिक्र आता है, तो मैं सोचने लगता हूँ। और ये एक लिटरेचर का पॉइंट रहता है कि इट पुशेस यू टू थिंक कि यार ऐसा भी होता है। और भाषा के स्तर पर भी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शेर भी हैं। गम में डूबे ही रहे दम न हमारा निकला, बहरे बस्ती का बहुत दूर किनारा निकला, ये बेखुद देलवी का शेर है। ऐसे कई शेर हैं। और भाषा के स्तर पर बीच बीच में उर्दू आती है, कुछ एक बार आपको डिक्शनरी भी तलाशनी पड़ती है, बट दिस इज हाउ यू ऐड न्यू वर्ड्स टू योर रिपर्टरी। सो पटना ब्लूज हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये एक वेस्टलैंड ने बड़ी कमाल की किताब और डायरी निकाली है। ये 2021 का प्लानर है। ये साहिर लुधियानवी की पैदाइश का 100वां बरस होता। मैं वही सोच, जब आप लेके आए मैं देख रहा था कि यार ये किताब लेके आते हैं, ये डायरी क्यों लेके इन द ईयर ऑफ साहिर प्रेजेंटेड बाय नसरीन मुन्नी कबीर। कमाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। हमने किताब वाला में उनका एक इंटरव्यू किया, लता मंगेशकर पर उनकी किताब है। नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में आपको उस इंटरव्यू का लिंक भी मिलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। सिनेमा पे इनकी बहुत किताबें हैं कमाल की। और इसमें एक पन्ने पे दिलचस्प किस्से हैं साहिर के। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, या मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या फिर प्यासा के गाने, या एक गाना जो मुझे सुनना है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मुझे जाके अपनी पत्नी को सुनाना है गाना, लता मंगेशकर ने गाया है। तो इस तरीके के दिलचस्प वाक़ये हैं। और आशा भोसले क्या कह रही हैं साहिर के बारे में, नितिन मुकेश क्या कह रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी, अनुराग कश्यप, तो और दूसरी तरफ आपका प्लानर है। और आखिरी में ये उनकी डायरी का एक हिस्सा है, विच इज़ लाइक अ प्लानर, कि उनको राजेश रोशन से मिलना है 23 अगस्त को 1978, फिर कैफी से मिलना है और फैज़ अहमद फैज़ के साथ डिनर करना है, जाने वो कैसे लोग थे। और फिर टीवी का मुशायरा है 8 बजे दूरदर्शन का। तो इस तरीके से कुछ नोट्स भी लगे हैं। सो इट्स अ गुड पिक कि अगर आप प्लानर में हैं। तीसरी और आखिरी किताब विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इस किताब का टाइटल है जुगलबंदी, विनय सीतापति। बहुत कमाल के
पॉलिटिकल बायोग्राफर हैं। इससे पहले उन्होंने हाफ लाइन लिखी है जो कि पीवी नरसिम्हा राव की अद्भुत बायोग्राफी है, मतलब सीखने लायक है। जुगलबंदी में इन्होंने अटल और आडवाणी की जुगलबंदी और उसके बहाने जनसंघ और फिर बीजेपी के राइज को दिखाया कि एक संगठन का आदमी, एक पार्लियामेंट का आदमी। सो जुगलबंदी आई रिकमेंड, ये रिलीज होने वाली है। यहाँ मैं शो ऑफ भी कर रहा हूँ, हम लोग को कई बार किताबें थोड़ा पहले मिल जाती हैं। देखने में मेरी कुछ रिकमेंडेशन नहीं है इस हफ्ते, क्योंकि मैं पढ़ ज़्यादा रहा। हाँ, देखने से याद आया, सौरभ आप पूछ रहे थे कि मिलिंद वकील का काम आपको दूसरी भाषाओं में कहाँ मिलता है। हार्पर कॉलिंस ने शाळा को ट्रांसलेट करवाया है अंग्रेजी में, और शाळा एक बड़ी प्यारी फिल्म भी है। शाळा, हाँ, इसमें तो मुबारक ने इनकी लिखी हुई है। इन्होंने ये वही है जिसमें वो बच्चे हैं, एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, स्कूल रोमांस। हाँ, मतलब सेक्सुअलिटी तो मैं नहीं कहूंगा, वो चाइल्डहुड रोमांस है जैसे आपका। और वो वाला ना, उसका टाइम अब चला गया है थोड़ा सा, कि एक वो जो नजरा नजर जिसको कहते हैं ना, देखने वाला प्यार, मतलब उसमें जिसको हम लोगों को बाद में पता चला कि ये प्लेटोनिक प्यार होता है, जिसमें बहुत देर तक आप देखते रहते हो ऐसे जाके। अभी ये दूसरा चलता है कि अच्छा इसमें अपना नंबर डाल, यार हमने उसको गंदी नजर से नहीं देखा। हाँ, कभी तो वो उस नजर को भी गंदी नजर बताया तो वैसा वो गुलाबी प्यार जैसा स्कूल में हर चीज वाला प्यार है। हाँ, तो और वो देश में घटता है प्यार, मतलब मुंबई के सबर्ब्स में, तो वो बड़ा पढ़ने के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी चीज। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मुबारक ने चला चित्रपट बगुया, हम एक सीरीज करते हैं मराठी सिनेमा पे, तो अब उसको नाम उसका बदल के भारत टॉकीज हो गया ताकि दूसरी भाषाओं का भी सिनेमा आए। तो वो आपको लिंक भी मिलेगा शाला के बारे में। सो शाला इन्हीं की लिखी हुई है, इनका लिखा हुआ उपन्यास है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इनके पास जब ये फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर गए तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, ये मैंने बड़ा अपना जिसको कहते हैं बड़ा दिल लगा के मैंने लिखा है, तुम इसका कचरा कर दोगे जब तुम इसको फिल्म बनाओगे। अच्छा, तो वो वापस चले गए, उन्होंने तब कुछ नहीं कहा। फिर वो ले जाकर के एक फीलर बनाया उन्होंने 2-3 मिनट का, कि मैं किस तरह के लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कहानी को मैं कैसे कहूंगा। उन्होंने वो देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बना लो। अच्छा, एक हमारे मित्र हैं, एंड ये उनका बड़प्पन है कि मैं उनको मित्र कह पा रहा हूँ, प्रोफेसर श्रीराम, पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं IIM बेंगलुरु में। एक और प्रोफेसर आए थे, एक और प्रोफेसर का जिक्र उन्होंने एक किताब रिकमेंड की है जो मैं नेता नगरी के दर्शकों को रिकमेंड करना चाहूँगा। अवस्थ, AVASTHE, ये नॉवेल है जो अंग्रेजी में उपलब्ध है अमेजॉन पे। गोपाल गौड़ा एक बड़े वहाँ के सोशलाइट हुए हैं, उनके इर्द गिर्द है। एंड UR अनंत मूर्ति का लिखा हुआ है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। और अगर आपने UR अनंत मूर्ति का संस्कार नहीं पढ़ा, बिल्कुल पतली सी किताब है पर बड़ी ज़रूरी किताब है, तो वो भी पढ़िए। और देखते रहिए नेता नगरी, सिफारिशों का सिलसिला, जवाबदेही का सिलसिला, मुद्दों का, बयानों का सिलसिला, और शुरुआत में एक जैसे केसर छिड़कते हैं चाय पे या खीर पे, उतना ही पॉलिटिकल किस्सों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू। इस क्लोजिंग के बाद सिर्फ थैंक यू बचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेता नगरी का ये नया संस्करण आपको कैसा लगा जरूर बताइए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और संवाद की तो रहनी ही चाहिए।